हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का एक बहुत ही खास चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड कराने वाला हूँ। कई सारे बच्चे के मन में चल रहा है कि सर इस चैप्टर से सवाल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इस बार मॉडल सेट में इस चैप्टर से सवाल नहीं दिया गया है। तो बच्चे कोई भरोसा नहीं है, सवाल आ सकता है भी और नहीं भी आ सकता है, बट हमें क्या करना है, हमें तो सीखना है ना। इसीलिए हमने पूरा इन शॉर्ट में चीज़ों को लिख रखा है। यहाँ पे पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से मैंने डाउट करके यहाँ पे चीज़ों को रखा है। बस इतने ही आप कर लेंगे तो इससे सवाल ना छूटेगा। अभी इतने समय नहीं है पर्याप्त कि आपको एक एक शब्द समझाया जाए लिख करके एनसीईआरटी का। डोंट वरी, मैं बाकी चैप्टर का किया है और 12th में तो सारे चैप्टर हम वन वर्ड करते हैं, बट यहाँ पर आप देख लो, इतना अगर प्रश्न आ जाएगा तो यहाँ से आप कर लोगे, गो थ्रू हो जाइए एक बार इसको। तो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, जिसको अमिताभ घोष ने लिखा। दोस्तों, जीवन में एक जो कटु सत्य है वो ये है कि हर एक इंसान को यहाँ से जाना है, और उसकी एक आखिरी सच तो यही है, आखिरी दुनिया तो उसकी घाट, शमशान घाट है ना भाई। आप इसको एक मायने से देख सकते हैं, मैं इसका अलग मायने निकाल रहा हूँ। इसको समझिए कि हमारा जो दुनिया है उसके अंतिम सफ़र है घाट। क्या है? घाट है। तो इस स्टोरी में आप बेसिकली ये जानोगे कि इसके जो राइटर हैं, जिनका नाम है अमिताभ घोष, उनके एक दोस्त है जिसका नाम है आगा शाहिद अली। क्या नाम है? आगा शाहिद अली। देखते चलेंगे, इनका दोस्त का नाम है आगा शाहिद अली। ठीक है। और बाबू ये कहाँ से हैं? तो ये कश्मीर से। ठीक है। कहाँ से है? कश्मीर का ये पोएट। ठीक है। कश्मीर के कश्मीरी कवि हैं। ठीक है। और अब ये जो है वो एक्सपेट्रिएट हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं। कहाँ के लिए बाबू? तो यूएसए, ये अमेरिका में रहते हैं। लेकिन अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इनका दिल अपने देश भारत में बसता है, और ख़ास तौर पे कश्मीर में। कश्मीर के वो घाटी, वो पहाड़, वो पर्वत, वो झरने, वो वादियाँ, वो खूबसूरत दृश्य इनके दिलो दिमाग में बसता है। कश्मीर की मिट्टी से बड़ा लगाव है, देश की मिट्टी से बड़ा लगाव है। इन्होंने जितने भी वर्क्स में इंक्लूड किया है वो अपने स्वदेशी सुगंध को बखेरने का प्रयास किए हैं। तो आगा शाहिद अली विचार के बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और कहते हैं ना दोस्त कि अच्छे व्यक्ति जो होते हैं शायद उनको भगवान जल्दी बुला लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि आगा शाहिद अली खां के ऊपर लिखा हुआ ये चैप्टर है, लेकिन आगा शाहिद अली खां नहीं लिखे ये चैप्टर को लिखे अमिताभ घोष। तो जब कोई राइटर या कोई पोएट किसी दूसरे पोएट या दूसरे राइटर के बारे में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं मेमोराइज, या फिर हिंदी में कहते हैं संस्मरण। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो किसी के याद में लिखा गया है, और ये चैप्टर को इसलिए लिखे अमिताभ घोष क्योंकि आगा शाहिद अली खां अपने मरने से पहले, यानी डेथ होने से पहले, अमिताभ घोष से ये प्रॉमिस करवाते हैं कि हमारे मर जाने के बाद हमारे बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। और ये बात सब लोग जानते हैं कि लिखा हुआ बात पानी देना, एक सेकंड बच्चे। थैंक यू। एक बात सच जानते हैं कि जो लिखा हुआ बात रहता है वो अमर हो जाता है। अगर यदि मान लीजिए कि ये लिख करके नहीं बताया जाता शाहिद अली के बारे में, आगा शाहिद अली के बारे में, तो क्या हम लोग जान पाते? नहीं। तो ये तो मर चुके हैं, लेकिन इनके जो व्यक्तित्व है, इनकी जो पर्सनालिटी है, जो आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों के सामने, हम लोग जान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसका लिखा हुआ था। तभी तो इंसान का जब कुछ लिख जाता है ना दोस्तों,
तो भाई वो अमर हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कुछ लिख दीजिए कि वो इतिहास बन जाए, कुछ लिख दीजिए कि वो इतिहास बन जाए, आप के बारे में लोग पढ़े जाने। तो कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है और यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ बाबू लोग। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ इन दोनों के दोस्ती के बारे में। अमिताभ घोष और आगा शाहिद अली खान की दोस्ती कैसे हुई, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये लोगों का दोस्ती डायरेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, हमारी जो दोस्ती है वो एक बढ़िया, मेरा भी सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है मेरा हज़ारीबाग में, वो एक मित्र हैं, तो उनसे मेरी डायरेक्ट पहचान नहीं हुआ, वो किसी और के थ्रू हुआ और अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि दोस्त किसी और के थ्रू बन जाते हैं। तो यहाँ पे अमिताभ और आगा डायरेक्ट पहले बहुत मैंने ये नहीं कि बाय बर्थ इन लोग जो, या फिर मतलब बचपन से ही लोग जो है सो दोस्ती था, किसी के थ्रू दोस्ती हुई है ना। अब जब दोस्ती हुई तो इतनी घना संबंध इन दोनों के बीच में हो गया, इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि आप कह नहीं सकते हो, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छे दोस्त बन गए ये लोग। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चे कि जो आगा शाहिद अली खान हैं वो एक बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित है, और वो बीमारी का नाम है ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। ये कैंसर ही मान लीजिए, इसको कैंसर के अंतर्गत आता है, तो ठीक है। तो आप जैसा ऑप्शन रहेगा आप वहाँ समझ लीजिए, है ना। तो ब्रेन ट्यूमर जो है इससे वो ग्रसित थे और पिछले 14 मंथ से, कितना मंथ से बेटा, 14 मंथ से ये बात उनको पता था कि अब हम ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, हमको एक बहुत बड़ी बीमारी है ब्रेन ट्यूमर और ये बीमारी लाइलाज है, यानी इसकी कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे कोई शिकस्त ना था, एकदम खुश रहते थे, परफेक्टली स्टूड थे, अपने पैरों पे खड़े थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बातचीत करते थे। हाँ, कभी कभी उसको याद आ जाता था अपनी बीमारी के बारे में, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते थे, बट ओवरऑल ठीक थे वो, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि आगा शाहिद अली और अमिताभ घोष का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है, यानी फ़ोन पे बातचीत हो रहा है। और एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो है 25 अप्रैल 2001 को अपना अप्रोचिंग डेथ बताते हैं कि मेरे को इतने दिन तक जीना है, इसके बाद मतलब इतना दिन तक ही मैं बचूंगा एंड देन मेरा डेथ हो जाएगा। तो ऐसा करना कि मेरे बारे में, मेरे मर जाने के बाद आपको कुछ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अमिताभ घोष तो उसको कहते हैं कि यार आप कैसा बात कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हैं, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन, आप बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस हिम्मत रखिए। तो मतलब टॉपिक से उलझाने का प्रयास कर रहे हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स पे बात ना करें, इनकी डेथ के बारे में, अप्रोचिंग डेथ के बारे में, बट आगा शाहिद अली खान उससे ये चाहते हैं कि प्रॉमिस करे वो कि उसके मर जाने के बाद वो कुछ लिखेंगे। सो ये कहानी था दोस्तों। बेसिकली मैं कुछ और जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए ये यूएसए में कहाँ रहता है, कहाँ रहते थे ये, तो एक मैनहट्टन एक जगह था, वहाँ पे रहते थे। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए तो इनकी जो यंगेस्ट सिस्टर है ना, तो अपनी जो छोटी बहन है, इनकी नाम, छोटी बहन का नाम मैं आपको बता दूँ, इसकी समिता नाम है ना, SMSAMEEE, समिता। तो समिता के पास चले गए, ठीक है। ये पहले मैनहट्टन में रहते थे, अब ये चले गए समिता। समिता कौन है, तो इसकी जो ये सबसे छोटी बहन है, यंगेस्ट सिस्टर है वो, ये रहती है ब्रुकलिन में। तो ब्रुकलिन चले गए, कहाँ चले गए, ब्रुकलिन। और यहाँ से मैंने जो ऑथर का जो बिल्डिंग था कुल मिलाकर के, वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, 8 ब्लॉक्स पे दूरी। आपसे पूछ सकता है कितना दूरी पे था ये लोग, तो 8 ब्लॉक्स अवे, तो 8 मैंने ब्लॉक चलता था वहाँ पे। तो यहाँ तक कि उसके जो स्टडी रूम है वहाँ के विंडोज से उसके अपार्टमेंट भी दिख जाते थे। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ तक समझ में आ गया बाबू। यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा कि आगा शाहिद अली खान, कई बार पूछा है किस तरह की बीमारी या कैंसर या ब्रेन ट्यूमर, जिस तरह का ऑप्शन रहेगा, ये कहाँ से माइग्रेट किए हुए थे, एक्सपेट्रिएट थे बाबू, कश्मीर से। किसके द्वारा लिखा गया है, राउत। अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, अमिताभ घोष पढ़ाए। ये आपस में इसकी रिलेशन क्या थी, दोस्ती की। तो दोस्तों पहली बार इनसे अपने अप्रोचिंग डेथ के बारे में कब बात किया, इंपॉर्टेंट है, PBI 25 अप्रैल 2001। क्या पूछते हैं, क्या वादा करवाते हैं कि हमारी मर जाने के बाद आपको कुछ लिखना पड़ेगा। उनकी बहन का नाम क्या, स्मिता, कहाँ रहती है, ब्रुकलिन में। और बाबू यंगेस्ट सिस्टर है, और पहले ये कहाँ रहते थे, मैनहट्टन में। लेकिन इनके दिल दिमाग कहाँ बसता है, काशी बसता है। तो एक बहुत इन शॉर्ट मैंने चीज़ों को बता दिया, बस इतने देख करके आप एग्जाम में जाओगे तो मेरे को लगता है कि आपके प्रश्न नहीं छूटेगा।
और उम्मीद है कि अगर आए तो मे बी नहीं भी आ सकता है इस चैप्टर से, बट आपको कोई दिक्कत नहीं। एक दिन मैं और क्लास लूँगा, महामैराथन क्लास होगी हमारी, 2-2.5 घंटे की होगी एग्ज़ाम से पहले। उसमें मैंने दोनों बुक्स, आपका जो हॉर्नबिल है और स्नैपशॉट्स है, उन दोनों बुक को मैं एकदम निचोड़ पूरा NCERT से करवा दूंगा। बच्चे आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया है ग्रामर का, उसमें बहुत कुछ है। आप एक बार वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा करके वीडियो को देखें और शेयर भी करें, चैनल को बच्चों तक पहुँचाएँ जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही है। बाकी आप लोगों को मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके जितने जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आप लोग को एक चैप्टर से और इंट्रोड्यूस करवाता हूं, और ये चैप्टर हमारा दोस्तों कौन है? द एडवेंचर। बहुत सारे बच्चे इसको भी नहीं करके, कुछ कुछ चैप्टर है जिसको आप बच्चे अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के दिमाग में, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। बट बच्चे आप मतलब आपको ये नहीं सोचना, यू डोंट हैव टू थिंक कि ये चैप्टर हमारा डिफिकल्ट है। आप मेरे पास हो, आप मिल्टन के पास हो, निश्चित तौर पर भाई आपको सोल्यूशन मिलेगा और अच्छे सोल्यूशन मिलेगा। हर चीज़ का यहाँ पे मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आप यहाँ देखोगे, 1 सेकंड टाइम दोगे मेरे को, देख रहा हूँ लाइट चल रहा है, यहाँ चल रहा है। जी ठीक है। तो चलिए बाबू, द एडवेंचर, ये आपका एक चैप्टर है द एडवेंचर। इसको भी मैं इंसर्ट करवा दिया हूँ, बट इसके लिए मैं पर्याप्त जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडवेंचर, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? जयंत नार्लिकर, ठीक है। राइटर का नाम याद करेंगे बेटा, जयंत नार्लिकर। क्या नाम है? जयंत नार्लिकर। क्या नाम है? जयंत नार्लिकर। जयंत नार्लिकर 2-4 बार बोल देंगे। ये चैप्टर से सवाल बन सकता है बाबू। इसकी बैकग्राउंड को समझेंगे भाई, इसको बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करना बाबू। इसमें एक हिस्टोरियन क्या होते हैं? इतिहासकार, ठीक है। इतिहासकार जो होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जिनको जानकारी होता है, वो हिस्टोरियन होते हैं। साथ ही साथ ये प्रोफेसर भी थे, साथ ही साथ ये क्या थे? प्रोफेसर थे। तो एक प्रोफेसर और एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है गंगाधर पंत गायतोंडे। थोड़ी सी नाम आपको लग रहा होगा, बट आप देख लीजिए। क्या बोलोगे? गंगाधर तो आप लोग जानते हैं, गंगाधर पंत गायतोंडे, ठीक है। तो गंगाधर पंत गायतोंडे अपने जीवन में 999 बार जाकर के जो है वो अपने लेक्चर डिलीवर किए थे एज अ चीफ गेस्ट, कहीं और जाके कोई सभा वगैरह में या फिर कहीं जाकर के, है ना। मैंने स्कूल और यूनिवर्सिटी और मैंने छोड़ करके, ठीक है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को छोड़ करके जो बाहर में लोग संबोधित करते हैं सभा को, वहाँ पे उन्होंने 999 लेक्चर डिलीवर कर चुके थे। और इनका 1000वां लेक्चर डिलीवर करने के लिए जाना था कहाँ? बॉम्बे। कहाँ जाना था बाबू? बॉम्बे। कहाँ से? पुणे से। कहाँ से? पुणे से जाना था बॉम्बे। ये पुणे में रहते थे, तो पुणे से जाना था बॉम्बे। लेकिन तभी क्या हो जाता है? अनफॉर्चुनेटली इनका एक्सीडेंट हो जाता है बच्चे। और इनका एक्सीडेंट जब हो जाता है तो एक्सीडेंट में ये बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और अनकॉन्शियस होने के बाद ये जब होश में आते हैं, कोमा में जाने के बाद, तो इनको लगता है कि मैं अलग दुनिया में आ गया हूँ, चीज़ें बिल्कुल बदला सा है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाते हैं, जो बॉम्बे में काम करता है। बाबू, इसका बेटे का नाम है मिस्टर विनय गायतोंडे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि गंगाधर पंत गायतोंडे का बेटा का नाम क्या है? तो विनय गायतोंडे। और वो फॉवर्स बिल्डिंग में इंक्वायरी करते जा करके, मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल आप बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले ले भाई, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, इसको ले लो, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम नेक्स्ट की ओर। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा बाबू। तो अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा है। एक्चुअली क्या ये सच बात है कि अपने बेटे के लिए? अब देखो, वो उनका एक्सीडेंट हुआ जब बच्चे, तो उनका एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है ना कि उसके दिमाग थोड़ा काम करना, या फिर कह लो कि अलग दुनिया में चला गया है। अब ये सच है, एक्चुअली ये बता रहे हैं जाकर के राजेंद्र देशपांडे इसमें आएगा। राजेंद्र देशपांडे किनके मित्र हैं? जो पेशे से साइंटिस्ट है बाबू, जो साइंटिस्ट है। तो राजेंद्र देशपांडे जो हैं, राजेंद्र देशपांडे से हैं, चल रहा है। राजेंद्र देशपांडे जो है सो साइंटिस्ट हैं, और वो बता रहे हैं कि मैं अलग दुनिया में चल गया, ये दुनिया अलग है, हम जिस दुनिया से होकर आए हैं वो अलग थी। तो आप मेरे को बताइए सही है या इसमें कहाँ मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ? तो राजेंद्र देशपांडे को बता रहे हैं कि मैं एक्चुअली जीजा माता एक्सप्रेस, एक ट्रेन थी
जो कि फास्ट थी। किससे फास्ट थी आपसे पूछेगा कि जीजामाता एक्सप्रेस जो है वो किससे फास्टर थी, तो डेक्कन क्वीन से। यानी जीजामाता एक्सप्रेस इज फास्टर देन डेक्कन क्वीन, अनदर ट्रेन जो डेक्कन क्वीन है इससे फास्टर थी। तो कह रहे हैं कि मैंने जीजामाता को चुना क्योंकि ये फास्ट चलती है, किससे, डेक्कन क्वीन से। और इसके जो रूट है वो पुणे टू बॉम्बे है। कहाँ बच्चे, पुणे टू बॉम्बे है। देखो मैं हर एक चीज़ को, हर एक बिंदु को मैंने पूरे एनसीईआरटी से उठाया है और वहाँ से उठाया जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, संभावित जगह से मैंने उठाया है। ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है बाबू लोग, एकदम देख करके जाएं बिना किसी तरह का यहाँ पे डाउट मतलब किए हुए। आगे देखो बाबू, ये कह रहा है कि पुणे से अपना जर्नी स्टार्ट किए और फिर तुरंत 40 मिनट के बाद वो लोनावला पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, लोनावला। यानी पुणे के जस्ट 40 मिनट के बाद एक स्टॉपेज है लोनावला। और ऑथर साहब के, सॉरी ऑथर नहीं, यहाँ पे जो आपका गायतोंडे साहब हैं, गंगाधर पंत गायतोंडे, वो कहते हैं कि जैसे पुणे से बाहर निकलते हैं ना तो एक रूरल एरिया सा आ जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया खत्म हो जाता है। हाँ, कोई शहर से अगर आप निकलोगे तो रूरल एरिया आ ही जाएगा। और कहते हैं कि वहाँ लोनावला पहुँच जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि पहला स्टॉपेज पुणे से निकलने के बाद कौन होता है, तो लोनावला होता है, जो कि 40 मिनट में पहुँच जाता है बाबू। इसके बाद फिर एक स्टॉपेज आती है करजत। क्या आएगी, करजत। करजत जो है सो वहाँ पे ट्रेन जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर जो वहाँ से ट्रेन स्पीड पकड़ती है वो दहाड़ते हुए कल्याण होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, सरहद। तो ये बात को जानिएगा, यहाँ से सवाल पूछेगा बेटा, सरहद। ठीक है, सरहद वो जगह है जहाँ से ब्रिटिश राज शुरू होता है। ऐसा कौन कह रहा है, तो ऐसा कह रहा है खान साहब। ऐसा कौन कह रहा है, खान साहब। एक्चुअली ये जो बात है वो माने भारत आज़ाद होने की बाद की बात है और बता रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डाउट में लाना, मतलब कंफ्यूज को दूर करना चाहता हूँ बच्चे, कि ये हुआ ही नहीं था सच में। उनके दिमाग अलग लेवल पे चल के ये सोच रहा था, कहीं ऐसा वैसा ट्रेन नहीं था और वहाँ नहीं गए थे। ये इसके दिमाग भ्रमित हो गए थे, एल्यूजन में चला गया था। और बता रहे हैं किसको, राजेंद्र देशपांडे को, कि सरहद में। और ये बात तब की है जब यहाँ पे अंग्रेज यहाँ से निकल गए हैं और अंग्रेज यहाँ रहने के पहले की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वहाँ मुझे मिले खान साहब। खान साहब यहाँ पे पूछा जाएगा कि कहाँ पे मिले थे आपको, गायतोंडे साहब, तो सरहद से। और खान साहब जो है वो कहते हैं कि यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है, यानी अंग्रेज अभी गया नहीं है, अंग्रेज यही है। और खान साहब और उनमें बहुत सारा बातचीत हुआ। खान साहब उनके चेहरा को देखकर कहता है कि लगता है भाई साहब आप पहली बार बॉम्बे जा रहे हैं। कहता है आप ऐसा समझ लो, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, तो खान साहब कहता है मैं पेशावर जा रहा हूँ। देखो पेशावर वर्तमान के पाकिस्तान में है और चूंकि उस वक्त अगर बात कर रहे हैं कि अंग्रेज यहीं थे, इसका मतलब है कि अविभाजित पाकिस्तान यानी और भारत, अविभाजित भारत यानी भारत और पाकिस्तान उस वक्त एक था। तो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और पाकिस्तान जाने के पेशावर जाने के लिए मैं विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो है, विक्टोरिया टर्मिनस, वहाँ मैं उतरूंगा और वहाँ से मुझे फ्रंटियर मेल मिल जाएगी। फ्रंटियर मेल एक ट्रेन का नाम है और फ्रंटियर मेल हमें कहाँ ले जाएगी, दिल्ली। और दिल्ली से मैं जाऊँगा लाहौर, लाहौर से कहाँ जाऊँगा, पेशावर। काफ़ी लंबा समय लगेगा लेकिन मैं चले जाऊँगा। तो खान साहब पूछेगा कहाँ से जाएंगे, तो फ्रंटियर मेल पकड़ के दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से लाहौर जाएंगे और लाहौर से पेशावर। यानी फ्रंटियर मेल पकड़ के दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से पेशावर। तो आपसे पूछा जाएगा कि खान साहब कहाँ मिला था, सरहद। सरहद से ही स्टार्ट होता है ब्रिटिश राज। ऐसा किसने कहा था, तो इसने खान साहब ने कहा था बाबू ऐसा। उसके बाद ये जो आपका गायतोंडे जी है वो कहते हैं कि वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर थे, टीसी जो थे, वो एंग्लो इंडियन थे। आसपास जितने ऑफिसर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स थे, यानी जितने भी ऑफिसर हैं वो भी सारे ब्रिटिशर्स थे, है ना। और साथ साथ वो खान साहब दिखा रहे हैं कि देखो जितने भी ट्रेन के डब्बे वहाँ पे लिखा हुआ GBMR। बच्चे एक बार आया हुआ प्रश्न, इसलिए इसको BBI कर ले, स्टार लगा ले और जान लीजिए। सारे डब्बे में लिखा हुआ था GBMR। GBMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ग्रेट बॉम्बे, G से ग्रेट, B से बॉम्बे, मेट्रोपॉलिटन रेलवे। मेट्रोपॉलिटन मतलब शहरी होता है बाबू। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था। तो कह रहा है देखो यहाँ पे GBMR लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सब अंग्रेज के शासन का समय है और अंग्रेज लोग ही सब मैंने रेलवे पे जो है सो अधिकार जमाया। एक्चुअली अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी के समय ही, अंग्रेज के समय ही जो है सो रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो रही थी। तो
अब वो एक्चुअली बहुत पीछे चले गए, पास्ट में चले गए। और फिर अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब जैसे पहुँचते हैं स्टेशन, अपना डेस्टिनेशन जो छत्रपति शिवाजी स्टेशन है, वहाँ पहुँचने के बाद जो है सो स्टेशन से जैसे गायतोंडे जी बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे देखते हैं भाई, वो देख करके बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं कि यार वहाँ की दुकानें, वहाँ के बैंक, वहाँ के ऑफिस, वहाँ के स्ट्रीट, वहाँ के घर द्वार सब ऐसा है मानो कि लंदन के जैसा। और ख़ास तौर पे वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी फ्लोरिश कर रहा है, अभी फल फूल रहे हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी यहाँ है। इसका मतलब है कि भारत में अभी जो है वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधिकार नहीं है, कंपनी के हाथों में भारत का सत्ता है, जो कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था, आप लोग को पता होगा। तो अभी कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी है, मतलब 1857 से पहले की बात आ गई है ना, ऐसा कुछ कह रहा है। एंड देन उसके बाद एक स्ट्रीट से निकलते हुए फॉवर्स बिल्डिंग जाते हैं और वहाँ जाके इंक्वायर करते हैं किसके बारे में, मिस्टर विनय गायतोंडे के बारे में क्या करते हैं, इंक्वायर करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखें कहाँ दिक्कत हो रहा है। मैं दोबारा चीज़ों को रिपीट करता हूँ। जीजा माता एक्सप्रेस किससे फास्ट थी, डेक्कन क्यून से, और इसका रूट था पुणे टू बॉम्बे। पुणे से स्टार्ट होता है, 40 मिनट के बाद लोनावला पहुंचते हैं। लोनावला के बाद करजत, जो कि थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है, स्पीड पकड़ती है, कल्याण होते हुए सरहद, सरहद से खान साहब कहते हैं ब्रिटिश राज स्टार्ट होता है। खान साहब एक्चुअली पेशावर जा रहे हैं, पेशावर जाने के लिए वो विक्टोरिया टर्मिनस पे उतर के फ्रंटियर मेल पकड़ेंगे और दिल्ली, दिल्ली टू लाहौर, लाहौर टू पेशावर जाएंगे। खान साहब के और उनमें बहुत सारी बातचीत होता है। वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर होते हैं, आसपास ऑफिसर होते हैं, सब एंग्लो इंडियन होता है। ट्रेन के डब्बे में लिखा हो बेटा GBMR, GBMR का मतलब होता है ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। और फिर जब प्रोफेसर साहब एग्जिट होते हैं तो देखते हैं वहाँ के जितने भी आसपास की चीज़ें हैं सब लंदन के जैसे हैं, और खासतौर पे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। और तब अपने बेटे के बारे में, मिस्टर विनय गायतोंडे के बारे में फोवर्स बिल्डिंग में जाके इंक्वायरी करते। तो देखो जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाएंगे ना, अब देखो यही सारी चीज़ ना NCERT में लिखा हुआ है सेंटेंस में। मैंने हर एक सेंटेंस से चीज़ों को उठा करके यहाँ पे रखने का काम किया। भाई आगे आओ, सीधे लेके चलता हूँ मैं अगला। देखो बाबू यहाँ पे देखो, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी यहाँ से 2001 में जाएगा ये वो कह रहे थे देश पांडे जी को। अब देखो यहाँ पे सुनो, अपने बेटे के बारे में, अपने सन के बारे में इंक्वायर करते हैं, लेकिन फोवर्स बिल्डिंग में जाने के बाद उनका कोई बेटा वहाँ विनय गायतोंडे काम नहीं करता है। जब रिसेप्शनिस्ट से पूछा जाता है कि कृपया मेरे बेटे को बुला दीजिए, तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नहीं, यहाँ पे कोई विनय नाम का एम्प्लॉय मेरे पास नहीं है सर। एंड देन वो जाते हैं टाउन हॉल, टाउन हॉल में एक लाइब्रेरी होता है, और लाइब्रेरी में वो बहुत सारे हिस्ट्री के बुक मंगवाते हैं कि भाई देखते हैं इतिहास तो बदल तो नहीं गया, पास्ट में आ गए। तो उन्होंने ना क्या करता है, समुद्रगुप्त, आप लोग जानते होंगे, समुद्रगुप्त से लेकर अशोक तक पूरे किताब को पढ़ देते, यानी समुद्रगुप्त से लेकर अशोक तक, किंग अशोक जो हैं अशोक सम्राट, वहाँ तक पूरे हिस्ट्री को पढ़ देते हैं। और फिर गोरी से लेकर के, मोहम्मद गोरी से लेकर के डेथ ऑफ औरंगजेब, मोहम्मद गोरी वही 1191 में जो गजनी से आया हुआ था, और ये आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्ध हुआ था 1191 और 1192 में, ठीक है। 11 में हार हुई थी गोरी का, और 92 में षड्यंत्रों से पृथ्वीराज चौहान को कब्जा करके बंदी बना करके ले गया था, जहाँ पे उसका हत्या कर दिया गया, ठीक है। सॉरी बच्चे, तो आप देखेंगे तो गोरी से लेकर के औरंगजेब का डेथ तक पूरे हिस्ट्री को पढ़ लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पर हिस्ट्री में कोई गड़बड़ी नहीं थी, बिल्कुल सेम था। यहाँ पे बिल्कुल क्या था, सेम था। थोड़ी सी ये चैप्टर आपको लगेगा उस तरह, बट डोंट वरी, मैं एंड जाते जाते पूरा चैप्टर का कंक्लूजन आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। बाबू अब वहां से दिक्कत हो रहा, अब थोड़ी देर के बाद ना उसको पानीपत के युद्ध पढ़ना है। अब पानीपत के युद्ध से वहां पे हिस्ट्री एक नया मोड़ ले लेता है, नया मोड़ ले लेता है। पानीपत के युद्ध में मराठा और मुगलों के बीच युद्ध होती है, मराठा और मुगलों के बीच। तो मराठा और मुगल के बीच जब युद्ध होती है तो मराठा और मुगल, पहले देख ले, मराठा के तरफ कौन थे, बाहू साहेब राव और विश्वास राव। बाहू साहेब के भतीजे जो है सो विश्वास राव है, ये सेनापति थे, मराठा की तरफ से ये सेनापति थे, और मुगल के तरफ जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो अब्दाली कर रहे थे। कौन कर रहे थे, अब्दाली। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, हिस्ट्री जो कहती है, इस दुनिया वाला हिस्ट्री, वो कहती है कि मुगल के अब्दाली सेना ने मराठा के बाहू साहेब और विश्वास राव की सेना को पराजित कर दिया, और फिर मराठाओं को हरा करके मुगल अपना जो है सो सत्ता स्थापित कर लिया। लेकिन इस बुक में जो उसके दुनिया में, गायतोंडे जी के दुनिया में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अब्दाली को इनके सेना के नेतृत्व में इसको हरा करके इसको कहाँ भेज दिया गया, काबुल भेज दिया गया। लो, ऐसा वो कह रहे हैं कि ऐसा बुक में भी लिखा हुआ है, और इतिहास यहाँ एक नया मोड़ ले लेता है उनके अकॉर्डिंग।
कहते हैं इन बात को डिटेल्स में जानने के लिए उसको एक बुक की ज़रूरत पड़ती है लाइब्रेरी में, और वो बुक देखते हैं एक छोटा सा बुक होता है जिसका नाम है बाहू साहेब बांची भाकर। इस बात को आप देख लीजिए कौन सा बुक में पता चलेगा उसको, क्योंकि इसमें डिटेल में लिखा हुआ है मराठा और मुगल के बीच में जो युद्ध हुआ इसके बारे में। तो बाहू साहेब बांची भाकर बुक में वो डिटेल से लिखा हुआ है कि कैसे मराठा की जीत हुई। तो उसमें लिखा हुआ था अच्छा कि यानी विश्वास राव और बाहू साहेब को उसके तोप कुछ नहीं बिगाड़ सका, तोप उसके जस्ट शरीर के बगल से गुजर गया लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। और इस प्रकार विश्वास राव ने अपने तलवार को फेरा और तलवार को फेरने के बाद अब्दाली को गर्दन पे घुमाया। अब्दाली की सेना कमजोर पड़ गई और अब्दाली सीधे निकल पड़े, भाग गए कहाँ, काबुल। तो दोस्तों ये है उसके भ्रमित वाला, एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ छोड़ के जाएंगे और कह रहा है कि जब ऐसा हुआ तो मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करके ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के पेशवा वगैरह सब मिल करके इंडिया को डेवलप करने में लगा हुआ है। और ये कह दी ईस्ट इंडिया कंपनी कि 2001 तक पूरे भारत को विकसित करके हम लोग वापस चले जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़ेगा, एट लास्ट में बताऊंगा। अब देखो बाबू कि लेट हो गया, लेट नाइट होने जा रहा है। अब लाइब्रेरी को क्लोज करने की बात आ गई। प्रोफेसर साहब से कहा जाता है कि सर अब लेट हो गई है, अब लाइब्रेरी को खाली करना पड़ेगा। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं लाइब्रेरियन से कि अच्छा ठीक है मैं निकल जाऊंगा, बट कल कितने बजे लाइब्रेरी खुलेंगे? तो कहते हैं कल 8:30 बजे के आसपास लाइब्रेरी खुलेगा, 8:30 बजे। तो प्रोफेसर साहब लाइब्रेरियन से कहते हैं कि कृपया इन सारे बुक को यहीं रख दीजिएगा प्लीज़, मैं कल आकर के पढ़ लूँगा। कहते हैं ठीक है सर मैं रख दूंगा। लेकिन गलती से जो है वो भाऊ साहेब बांची भाकर का बुक अपने जेब में लेकर के चले जाते हैं। और ये बात उनको तब पता चलता है जब एक रेस्टोरेंट में, जब एक होटल में वो बैठ करके जो है सो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब ब्रेकफास्ट नहीं डिनर कर रहे थे तब। तो बाबू वहां से फिर वो निकले डिनर करने के बाद एक आज़ाद मैदान, ठीक है इसको आप जान लीजिए, आज़ाद मैदान में एक विशाल जनसभा लगी हुई थी, एक बहुत बड़ी भीड़ में लोग वहां पे बैठे हुए थे। और वहां पे एक व्यक्ति अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा था माइक से, और लेक्चर डिलीवर कर रहा था, लेकिन लेक्चर डिलीवर कर रहा था और क्या कर रहा था, जो प्रेसिडेंशियल चेयर होता है, जो बीच वाला जो चीफ गेस्ट का चेयर होता है वो खाली होता है, और एक व्यक्ति माइक से लेक्चर डिलीवर कर रहा था। तो उसको लगा उनको लगा गायतोंडे साहब को, अरे बिना प्रेसिडेंट का लेक्चर कैसे हो सकता है, बिना प्रेसिडेंशियल चेहरा। तो उसने क्या करना शुरू किया, उन्होंने जो है वो जाकर के वहाँ बैठ गए, और वहाँ जाकर के बैठे तो लोगों ने उसका बहुत अच्छे स्वागत किया। लोगों ने कहा कौन आके बैठ गया, हम इसको जानते नहीं, क्या बोल रहा है। तो वो कह रहे मेरा 1000वां लेक्चर है, सुन लो। लेकिन भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोग ने उसका स्वागत किया। किस तरह स्वागत किया, यानी चप्पल जूता पत्थर टमाटर और कुर्सी सब उसके माथा पे पटकने लगा, और किसी तरह वहाँ से जान बचा करके भागे कौन, गायतोंडे जी। और गायतोंडे जी भागे, और यही बात बता रहे कौन, राजेंद्र देशपांडे को, कि मेरे साथ तो यही हुआ। अब बताइए कैसे हुआ। तो राजेंद्र देशपांडे उनको अपने साइंस के दिमाग से कह रहा है कि देखिए ऐसा कुछ ना हुआ, ना तो कोई जीजा माता और फीजा माता एक्सप्रेस में आप गए, और ना ही कोई ऐसा कुछ हुआ, बताइए कहाँ प्रूफ है। तो जब देखने लगा कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, देखिए बाहू साहेब बांची भाकर, तो बाहू साहेब बांची भाकर का बुक ही नहीं है, उसका एक पेज जो है सो मिला उसको, उसमें जो कि क्या क्या लिखा हुआ था। तो वो चीज़ समझाने का प्रयास करते कि देखिए आप बताइए कि जब आपकी एक्सीडेंट हुआ तो आप क्या सोच रहे थे। तो उसने कहा कि मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं सोच रहा था कि इतिहास में यदि ये नहीं हुआ रहता, वो हुआ रहता तो क्या होता, ये नहीं हुआ रहता, वो नहीं हुआ रहता तो क्या होता। इतिहास के पन्ने में अगर गौरी द्वितीय विश्व, अगर मान लीजिए कि मोहम्मद गौरी को आदि पृथ्वीराज चौहान जो कि तैराइन के प्रथम युद्ध में उसको छोड़ दिया था, उस पर रहम कर दिया था, अगर उसी युद्ध में उसको मैंने पराजित कर दिया था, लेकिन यदि उसका खेला ख़त्म कर दिया रहता तो क्या मोहम्मद गौरी 1192 में आते, नहीं आते। तो इतिहास के पन्ने में आज कुछ और होता, तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये सारे सोच रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हुआ। तो उसके दिमाग जो है वो उसमें एक ऐसी एनर्जी पड़ गई जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन
वो समझा रहे हैं कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी लगाने पे वो ब्रह्मांड के किसी दिशा में कहीं भी ट्रैवल करता है, अलग दुनिया में चला जाता है, उसी प्रकार आपके दिमाग पे एक ऐसी एनर्जी काम कर गई जो अलग दुनिया में अलग चीज़ों को खामा-ख्याल यानी इमेजिनेशन, चिंतन और चीज़ों को सोच सोच करके आपको, और आपकी ये सोच इतनी प्रबल हो गई कि झूठ चीज़ को भी आपके झूठ वाला चीज़ भी आपके सच पे हावी हो गया और आपको ऐसा लग रहा है। दोस्तों मैंने आप बहुत शिद्दत से आप लोगों को चीज़ों को पढ़ाया। इसके बाद आप देखो मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, तो ये 2 चैप्टर, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और दूसरा एडवेंचर। सिल्क रोड का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ये 3 चैप्टर बच्चे डरते हैं इससे, सिल्क रोड से, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड से, एडवेंचर, क्योंकि ये तीनों थोड़ी सी चैप्टर है, तो ये तीनों चैप्टर का मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड, एक चैप्टर का तो सिल्क रोड का तो मैंने कर दिया, आप देख लोगे यूट्यूब में जाकर के लिखोगे मिल्टन इंग्लिश क्लासेस सिल्क रोड, या फिर नहीं भी लिखोगे तो आप देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ पे ऑलरेडी होगा, मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप जरूर देख लें। साथ ही साथ इसको भी देख लेने का काम करेंगे। ये तीनों चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे एंड 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमने कल ग्रामर का क्लास लिया था, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने चीज़ों को बताया। नेक्स्ट क्लास में हमने आप लोग को बताने वाला हूँ राइटिंग स्किल से, जिससे आपको कोई सवाल ना छूटेगा। नोट मेकिंग से होगा, समरी से होगा, लेटर से सवाल होगा, आर्टिकल से होगा और आर्टिकल रिपोर्ट से होगा बच्चे। फिर हम कुछ दिन के बाद मैंने कुछ दिन के बाद क्या, 1-2 दिन के बाद फिर से हमारा महा मैराथन की क्लास होगी, जो मैंने कहा लगभग 2.5-3 घंटे क्लास होगा। दोनों बुक को निचोड़ करके रख दिया जाएगा। हमारी प्रयास होगी कि आपके एग्जाम से पहले एक पॉइंट को ऐसे अच्छे से कवर कर दिया जाए कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, और निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे। आज हम यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को खूब शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।